हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम इंडियन ज्योग्राफी में ये चौथी क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें कि हम हिमालय के इम्पॉर्टेंट टॉपिक शिवालिक श्रेणी, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय के बारे में इसमें पूरा जानेंगे। इससे पहले मैंने हिमालय के निर्माण पर 3 वीडियो ला चुका हूं, जिसमें कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और मध्य हिमालय के ऊपर मैंने जानकारी दे चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, और उस वीडियो के जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो वहां से भी आप क्लिक करके उसको देखकर आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि वो भी इसी टॉपिक का एक हिस्सा है, जिसको कि आप अगर पहले देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है हिमालय का, कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ और उसके बाद में निरंतर जो अलग अलग हिमालय निर्मित हुए, जो कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो उन सभी के बारे में आप डिटेल में समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूं ये वीडियो, जिसमें कि मैं शिवालिक श्रेणी, कश्मीर हिमालय बोलते हैं जिसको, या फिर कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय और असम हिमालय के अंतर्गत ये श्रृंखला है के बारे में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अभी आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आप एक भी वीडियो स्किप नहीं करेंगे और लगातार वो सारी क्लासेस जिसमें कि आप अन्य विषयों का भी अध्ययन कर पाते हैं लगातार कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूं आज का ये चौथी क्लास, जो कि हिमालय के ऊपर है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, मानचित्र यानी कि मैप के अकॉर्डिंगली मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं, और इसमें डिफरेंट मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं। उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी, जिसमें कि शिवालिक श्रेणी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन मैंने यहां पर दिया हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी, जो कि भारत के अगर बात की जाए तो हिमालय का सबसे दक्षिणी हिस्सा, हिमालय का सबसे दक्षिणी छोर, इसको बोल सकते हैं दक्षिणी जो क्षेत्र है, दक्षिणी श्रेणी बोल सकते हैं इसको। दक्षिणी श्रेणी को क्या बोलते हैं, शिवालिक श्रेणी बोला जाता है। अगर हम इसको मैप में समझें कलर के अनुसार, तो ये येलो कलर की जो मैंने यहां पर आउटलाइन बना के रखी है, तो सबसे दक्षिणी श्रेणी कहलाएगी ये, जो कि साउथ में पड़ती है, और नॉर्थ ऊपर वाला पॉइंट है, और ये हो गया अपना वेस्ट, और ये हो गया ईस्ट। तो सबसे दक्षिणी श्रृंखला जो कहलाती है वो शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत होती है, जो कि हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी का हिस्सा है। सबसे नवीनतम श्रेणी और दक्षिणी श्रेणी है ये, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है वो क्या है, शिवालिक श्रेणी की जो चौड़ाई है और उसकी ऊंचाई है वो कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न में बिल्कुल बनता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो शिवालिक श्रेणी की जो चौड़ाई है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी चौड़ाई के बारे में बात की जाए, तो ये 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और अगर हम इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो ऊंचाई इसकी 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर की इसकी ऊंचाई, यानी कि इसमें जो चोटियां पाई जाती हैं, इसमें जो पीक्स पाई जाती हैं, वो 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक की इसमें चोटियां पाई जाती हैं। अगला जो प्रश्न बनता है वो है शिवालिक श्रेणी जो है इसका निर्माण कैसे हुआ। अगर हम इसको समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर श्रेणी का निर्माण अंतराल के बाद में हुआ है। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बाद में महान हिमालय, उसके बाद में मध्य हिमालय, और सबसे आखिरी में अगर किसी श्रेणी का निर्माण हुआ है तो वो हुआ है शिवालिक श्रेणी का निर्माण, जो कि हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कहलाती है। अगर हम बात करें इस श्रेणी के निर्माण के बारे में, तो इस श्रेणी का निर्माण जो महान हिमालय की श्रेणी की जो संपीड़ित चट्टानें, या फिर बोलते हैं अवसाद, क्या बोला जाता है इसको, अवसाद, जो कि नदियों के सहारे, किसके सहारे, नदियों में बहते हुए, नदियों में
बहते हुए ये, ठीक है, बहते हुए एक जगह इकट्ठा हुआ और उसके इकट्ठा होने से वहां पर जमता चला गया, या फिर इसको बोलते हैं असंपीडित चट्टानें, यानी कि टूटी फूटी चट्टानें, जो कि पर्यावरण, क्लाइमेट और जो मौसम का बदलाव हुआ और उसके बाद में वहां से जो नदियां बहकर नीचे की तरफ में, दक्षिण की तरफ में मूव हुई, तो उसके साथ में जो पानी बहकर आया, उससे जो टूटी हुई चट्टानें आखिरी में जाकर, दक्षिण में जाकर इकट्ठी हुई और वहां से अवसाद जो जमा होता गया, टूटी हुई चट्टानों जमा होती गई, तो लाखों वर्ष में, ठीक है ना, इस शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, यानी कि असंपीडित चट्टानें या फिर अवसाद जो कि नदियों के द्वारा बहाकर आया, उस बहाव से जमाव होने के कारण इसमें, उस जमाव में बजरी और जलोढ़ मिट्टी यहां पर जमा हुई, साथ में चट्टानें, अवसादी चट्टानें बोल सकते हैं, या फिर असंपीडित चट्टान का यहां पर जमाव हुआ, उससे शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहां पर इन सभी बजरी की, यानी कि जो रेतीली मिट्टी होती है उसको बजरी कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी और चट्टानों की बहुत ज्यादा मोटी परत से ये ढकी हुई है, और उसके ऊपर में यहां पर कहीं कहीं पे आपको बर्फ भी मिलती है शिवालिक श्रेणी में, जो कि बर्फ भी यहां पर समय अनुसार जमा होती रहती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ, शिवालिक श्रेणी की चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, और इसका शिवालिक श्रेणी किसे कहा जाता है, सॉरी ये है, और शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ। तो तीनों पॉइंट मैंने यहां पर क्लियर कर दिए हैं। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो बिंदु है वो भी शिवालिक श्रेणी पर है, जिसमें कि है शिवालिक श्रेणी का जो ढाल है वो किस दिशा में है। तो ये बहुत ही डिटेल में है, इसको हम समझना होगा, क्योंकि इसमें काफी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक एक बिंदु के साथ में मैं आपको समझाऊंगा शिवालिक श्रेणी के ढाल और उसके जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम शिवालिक श्रेणी की ढाल की बात करें तो शिवालिक श्रेणी का ढाल जो है वो उत्तर की ओर है, यानी कि नॉर्थ, ये हो गया, और ये हो गया साउथ, ठीक है ना, और ये है शिवालिक श्रेणी, ठीक है ना, जो कि सबसे नवीनतम पर्वतमाला के अंतर्गत आती है, यानी कि सबसे बाद में अगर हिमालय की में से किसी श्रेणी का निर्माण हुआ है तो वो है शिवालिक श्रेणी, जो कि अन्य महान हिमालय, मध्य हिमालय से टूटी फूटी चट्टानें बहकर नदियों के सहारे आई और अवसाद जमा हुआ और मोटी परत के साथ में यहां पर जमा होती गई, उससे शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो शिवालिक श्रेणी का जो ढाल है वो उत्तर की तरफ में है। किस तरफ में है ये, उत्तर की ओर इसका ढाल है, इसका ढाल उत्तर की ओर है, और इसके ऊपर की जो श्रेणी है वो कौन सी है, वो है मध्य हिमालय। ठीक है, तो इसको भी हम समझेंगे, यहां पर दूसरे कलर से मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूंगा, कलर आ जाए, चलिए, ये जो दिख रही है आपको, ये है महान हिमालय के बाद में मध्य हिमालय। ये कौन सी है, ये मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं, और नीचे वाली जो है ये शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक। ठीक है, तो मध्य हिमालय का जो ढलान है वो किस तरफ में है, मध्य हिमालय का, ये तो शिवालिक श्रेणी का ढलान है, शिवालिक, और इसमें अगर हम मध्य हिमालय की ढलान की बात करें तो वो दक्षिण की तरफ में ढाल है, किसका, मध्य हिमालय का, मध्य हिमालय का ढलान किस तरफ है, दक्षिण की तरफ में। तो इस ढलान को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर हम पॉइंट करें तो कुछ ये हो गई हमारा शिवालिक, और ये हो गया हमारा मध्य। ठीक है ना, तो इसको हम नॉर्थ ले लेते हैं और इसको हम साउथ ले लेते हैं। तो इसकी जो ढलान है शिवालिक श्रेणी का वो उत्तर की तरफ में है, और मध्य हिमालय का दक्षिण की तरफ में ढलान है। तो इस तरीके से ये ढलान बन गया है यहां से, क्योंकि यहां से जो अवसाद बहकर जमा आए तो नदियों के सहारे कुछ इस तरीके से अवसाद जमा होते चले गए। तो जब ये अवसाद जमा हुए तो यहां पर ये शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो ये जो शिवालिक श्रेणी है ये उत्तर की ओर ढलान लेते हुए और मध्य हिमालय की का जो ढलान है वो दक्षिण की ओर लेते हुए यहां पर लंबवत बोले तो इस तरीके से
इस घाटी का निर्माण हुआ है। तो ये पूरी लंबी की लंबी घाटी आपको यहां पर शिवालिक श्रेणी में देखने को मिलती है। इस घाटी के अंतर्गत अंदर अगला पॉइंट समझते हैं। इस घाटी जो कि शिवालिक श्रेणी की घाटी है, इसमें कोणधारी वन और छोटे छोटे घास के मैदान भी यहां पर आपको मिलते हैं। किसमें? शिवालिक श्रेणी में कोणधारी वन पाए जाते हैं और घास के मैदान भी यहां पर छोटे छोटे, ठीक है ना, अलग अलग क्षेत्रों में यहां पर पाए जाते हैं। शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत यहां पर दून और द्वार के नाम से ये प्रसिद्ध है, जिसमें कि अगर प्रसिद्ध दून की बात की जाए तो शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये दून यहां पर शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम द्वार की बात की जाए तो शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत जो द्वार है वो है हरिद्वार। जो हरिद्वार है वो शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो अगर हम यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। दून और द्वार जो कि शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसमें कि देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ये दून कहलाते हैं शिवालिक श्रेणी में, और द्वार जो है वो हरिद्वार, वो भी शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। और ये सभी समस्त जो दून है और द्वार है, ये उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर क्लियर हो गया। अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट है शिवालिक श्रेणी का जो क्षेत्र है। शिवालिक श्रेणी का जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है, ये क्षेत्र निचला भाग कहलाता है और ये तराई, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? तराई वाला क्षेत्र कहते हैं। तराई वाला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, यानी कि यहां पर तराई यानी कि नमी ज्यादा पाई जाती है और तराई वाला क्षेत्र है। और यहां पर जो घाटियों वाला क्षेत्र है वो काफी ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहां पर जलोढ़ जो नदी ऊपर से मध्य हिमालय से बहती हुई आई, उसके साथ में जो जलोढ़ मिट्टी नीचे आई, उससे इन जिन घाटियों का निर्माण हुआ वो पूरी घाटी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ घाटी के रूप में जानी जाती है। और वहां पर जो भूमि है वो काफी ज्यादा उपजाऊ वाली भूमि कहलाती है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र तराई वाला क्षेत्र कहलाता है। अगला जो पॉइंट है, अगर हम बात करें शिवालिक श्रेणी की, तो शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत वाला जो क्षेत्र है, अगर हिमालय की बात करें, पूरे समस्त हिमालय की, तो शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय के बीच में जो एक भ्रंश बना हुआ है, एक भ्रंश माने कि एक फॉल्ट है यहां पर, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको कि वृद्ध सीमावर्ती भ्रंश के रूप में जाना जाता है। इस भ्रंश का निर्माण यहां पर दक्षिणी भाग में हुआ है, जो कि कश्मीर से लेकर असम तक, यानी कि बात करें तो इसको मैं अलग अलग कलर से आपको पॉइंट करूंगा। कश्मीर से लेकर असम तक ये फैला हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट थे। तो ये जो भ्रंश का जो निर्माण हुआ है, ये कश्मीर से लेकर आसाम के हिमालय तक, यानी कि पश्चिम से लेकर पूर्व तक एक पूरा का पूरा वृद्ध सीमावर्ती भ्रंश यहां पर हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अगले पॉइंट की तरफ में चलते हैं। तो मैंने आपको मध्य हिमालय यानी कि जो कश्मीरी हिमालय है उसके ऊपर पूरे के पूरे पॉइंट्स यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिए, जिसमें कि मैंने आपको शिवालिक श्रेणी के ऊपर मैंने पूरी जानकारी आपको यहां पर दे दी कि शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत किस तरीके से शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ और शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत तो कौन कौन से वन और किस तरीके का ढाल है और उसमें दून और द्वार कौन कौन से होते हैं। ये पूरा शिवालिक श्रेणी के ऊपर एक एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब चलते हैं हम कश्मीरी हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय के ऊपर।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट है कि कश्मीरी हिमालय किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कुमाऊं किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, नेपाल हिमालय कहां से लेके कहां तक फैला हुआ है, और असम हिमालय का जो विस्तार है वो कहां तक है, और इसके बीच में कौन कौन सी नदियां आती हैं, तो उसको भी हम यहां पर समझेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए अब चलते हैं कश्मीरी हिमालय। अगर हम कश्मीरी हिमालय की बात करें तो उसमें प्रश्न बनता है, कश्मीर का जो हिमालय है वो किसे कश्मीर का हिमालय कहते हैं। अगर हम कश्मीर की हिमालय की बात करें तो सीधी सीधी बात बनती है कि कश्मीर की घाटी जो है ऊपर सिंधु नदी के पास से, सिंधु नदी के पास से देखा जाए तो सिंधु की नदी के पास से कश्मीर की हिमालय की शुरुआत होती है। और यह सतलज नदी, अगर सतलज नदी की बात की जाए तो सतलज नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये उत्तराखंड कहला सकता है, ये उत्तराखंड है, यहां से लेके यहां तक का ये मैं कलर कर रहा हूं। तो यहां से ये सिंधु नदी और ये जो है सतलज नदी, इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है ना, इसको हम थोड़ा कलर कर दिया है मैंने, ये जो क्षेत्र है ये कश्मीर हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है ये? कश्मीर हिमालय के रूप में जाना जाता है, या फिर इसको अन्य नाम पंजाब हिमालय भी कहते हैं। इसको कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कश्मीर हिमालय कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? कश्मीर हिमालय कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो कश्मीर हिमालय जैसे कि मैंने आपको बताया सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में फैला हुआ है। तो इस नदी का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 500 किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 500 किलोमीटर के क्षेत्रफल में कश्मीरी हिमालय का विस्तार है। इसकी लंबाई है जो कि वो पश्चिम से, ये पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है, पश्चिम से पूर्व की तरफ में अगर इसकी लंबाई को नापा जाए तो ये 500 किलोमीटर का इसका विस्तार है। ठीक है, अगर हम कश्मीरी हिमालय की बात करें तो अगला पॉइंट इसमें यह आता है कि कश्मीरी हिमालय क्रमबद्ध तरीके यानी कि क्रमिक रूप से, इसमें जो इसकी हिमालय की जो बात करें तो ये असमान है। असमान यानी कि इसकी जो चोटियां हैं वो कहीं पर ऊंची, कहीं पर नीची और कहीं पर छिछली हुई फैली हुई हैं। तो कुछ इस तरीके से असमानता, इसको बोल सकते हैं असमानता, असमान चोटियों का यहां पर विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें कश्मीर हिमालय जो कि सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक का इसका विस्तार है, तो इसकी चौड़ाई के बारे में बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो पूर्व की अपेक्षा पश्चिमी हिमालय जिसमें कि सिंधु से लेकर सतलज तक ये फैला हुआ है कश्मीरी हिमालय, ये काफी चौड़ाई है इसकी। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई का जो औसत है वो 250 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई की बात करें तो ये 250 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक का इसकी चौड़ाई है। और कश्मीरी हिमालय जो पूर्वी हिमालय है उसकी अपेक्षा सबसे अधिक चौड़ाई में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट भी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ही है। अगर हम बात करें कश्मीरी हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणी आती है, तो इसके बारे में हम समझ सकते हैं कि कश्मीरी हिमालय के अंतर्गत जो श्रेणी आती है, ठीक है ना, वो आती है, दो श्रेणी आती है इसमें। एक आती है पीर पंजाल श्रेणी और दूसरी आती है धौलाधर श्रेणी। ये दोनों श्रेणी कश्मीरी हिमालय के अंतर्गत आती है। अगर पीर पंजाल श्रेणी की बात करें तो पीर पंजाल श्रेणी जो कि कश्मीर घाटी का हिस्सा है, कश्मीर घाटी में आती है ये पीर पंजाल, यहां मैं आपको पॉइंट कर रहा हूं, वो पीर पंजाल श्रेणी है जो कि काफी लंबे क्षेत्र में फैली हुई है कश्मीर घाटी में। सबसे बड़ी श्रेणी अगर कोई श्रेणी है तो वो पीर पंजाल श्रेणी है
जो कि कश्मीर घाटी में फैली हुई श्रेणी है। उसके बाद में अगली जो श्रेणी है वो है कौन सी? धौलाधर श्रेणी। अगर धौलाधर श्रेणी की बात करें तो ये हिमाचल के अंतर्गत आती है। हिमाचल में धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी आती है। धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत आता है शिमला। जो शिमला सिटी है जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, वो कहां मिलती है? वो धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। कश्मीर हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणी आती है? पीर पंजाल श्रेणी आती है और धौलाधर श्रेणी आती है। क्लियर हो गया। धौलाधर श्रेणी जो कि पूरे हिमाचल में फैली हुई है, और शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, वो धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन अगर हम देख लें तो हिमालय, कश्मीर हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी झीलें आती हैं, कौन कौन सी लेक हैं जो कि कश्मीर हिमालय के अंतर्गत है और यहां से इसका उद्गम हुआ है। तो हम झीलों की बात करें तो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत डल, बुलर जो कि मीठे पानी की झीलें हैं, मीठे पानी की झील, ये दोनों झीलें मिलती हैं यहां पे। अगर हम खारे पानी की बात करें तो खारे पानी में पांगोत्सो, पांगोत्सो और सोमोरारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस में पूछे जाते हैं। अगर हम एग्जाम की बात करें, ये दोनों झीलें जो हैं, ये दोनों झीलें खारे पानी की झील कहलाती हैं। दो खारे पानी की झीलें कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं, पांगोत्सो और सोमोरारी झील खारे पानी की झीलें, और मीठे पानी की झील जो है वो है डल झील और बुलर झील। बुलर झील जो कि सबसे बड़ी झील के रूप में जानी जाती है भारत की, जो कि मीठे पानी की झील है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय में जो करेवा क्षेत्र है, अगर हम करेवा क्षेत्र बोले जहां पे कि हमें हिमालय की निरंतर बढ़ने का यहां पे प्रमाण मिलते हैं कि निरंतर वहां पर हिमालय अपनी जगह पर ऊपर उठता हुआ जा रहा है। तो करेवा यहाँ पे की झीलों का निक्षेप पाया जाता है, यानी कि झीलों का मतलब नई बनावट देखने को मिलती है, नई झीलों का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, उसको करेवा क्षेत्र कहते हैं। तो वो करेवा का जो क्षेत्र है वो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कि नए झीलों का निक्षेप हमने को देखने को मिलता है। और इसी करेवा क्षेत्र में जाफरान, ध्यान रखिएगा, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जाफरान की खेती होती है। जाफरान की खेती कहां पर होती है? करेवा निक्षेप क्षेत्र में ही जाफरान की खेती होती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गए। कुछ पॉइंट मैंने आपको यहां पर बताए। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो कश्मीरी हिमालय मैंने यहां पर आपको पूरा कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं कुमाऊं हिमालय, क्योंकि कश्मीर हिमालय मैंने आपको सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच में, ये जो पॉइंट था ये कश्मीर हिमालय था, या फिर इसको पंजाब हिमालय भी बोला जाता है। अब इसके बाद में जो हिमालय आगे बढ़ता है वो बढ़ता है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो कि सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच में, अलग कलर से मैं आपको पॉइंट कर रहा हूं, यहां पर सतलज नदी आ गई है और इसके पूर्व में काली नदी आ गई। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये कुमाऊं हिमालय कहलाता है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें, अगर हम कुमाऊं हिमालय की विस्तार की बात करें तो ये सतलज से काली नदी के बीच में फैला हुआ है। सतलज से काली नदी के बीच में फैला हुआ है, जिसको कि कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है, जो कि जिसका पूरा का पूरा कुमाऊं हिमालय का जो विस्तार है उत्तराखंड में ही इसका पूरा विस्तार है। यानी कि उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, अगर तो ये जो है ये कुमाऊं हिमालय कहलाता है और ये शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत ही आता है।
किसके अंतर्गत आता है? ये शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। 2 पॉइंट मैंने आपके बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर क्लियर कर दिए हैं। अगला जो पॉइंट है, कुमाऊं हिमालय कितने लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये कुमाऊं हिमालय का जो विस्तार है, ये उत्तराखंड राज्य में मैंने आपको पहले बताया, और ये 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर का लंबा क्षेत्र है ये, जिसमें कि ये फैला हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड, पूरे समस्त उत्तराखंड, यानी कि इसकी जो काली नदी की जो बॉर्डर है, ये नेपाल की बॉर्डर लग जाती है, यानी कि यहां से नेपाल की शुरुआत हो जाती है, और ऊपर में सतलज नदी जो कि बॉर्डर बनाती है हिमाचल और पंजाब का, और वहां से सतलज नदी से लेके काली नदी के बीच का जो क्षेत्र कहलाता है वो कुमाऊं हिमालय कहलाता है। अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो पॉइंट है वो है कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आने वाली महत्वपूर्ण चोटी का नाम क्या है? अगर हम बात करें कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आने वाली चोटी, तो कुमाऊं हिमालय मैंने आपको यहां पर क्लियर किया था, जो कि पूरे उत्तराखंड में इसका विस्तार है। तो इसके अंतर्गत आने वाली जो चोटी है वो सबसे महत्वपूर्ण चोटी नंदा देवी, नंदा देवी जो पीक है वो इसके अंतर्गत आती है, जो कि भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, और विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है ये। विश्व की चौथी और भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ऊंची चोटी जो कि वर्तमान में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा कहलाती है, जिसको कि K2 कहा जाता है, वो पहली है, भारत की है। दूसरी सिक्किम में कंचनजंगा, और तीसरी जो है उत्तराखंड में आती है, जिसको जो कि है नंदा देवी, जिसकी कि अगर ऊंचाई की बात करें तो ये है 7,817 मीटर। कितनी है ये? 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि भारत की तीसरी और विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। ठीक है, अगर हम कश्मीर हिमालय से कुमाऊं हिमालय की तुलना करें, कश्मीर की हिमालय से कुमाऊं हिमालय की तुलना करें, तो कुमाऊं हिमालय जो कि कश्मीर में नीचे पंजाब का हिमालय है, ठीक है ना, क्योंकि कश्मीर का हिमालय ऊपर भी आ जाता है, तो इसका जो पंजाब का हिमालय जो पड़ता है उसकी अपेक्षा ये ऊंचा है, यानी कि पंजाब का जो हिमालय है ना, उससे ये ऊंचा है। पंजाब के हिमालय से ये ऊंचा हिमालय कहलाता है। ये कौन सा? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय की ऊंचाई पंजाब के हिमालय की अपेक्षा ऊंचाई ज्यादा है। ठीक, तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे इसमें। अगला पॉइंट चलते हैं हम। अगला भी कुमाऊं हिमालय पर ही क्वेश्चन है। कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आने वाली प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आने वाली झीलें कौन सी हैं। मैंने आपको चोटी बता दी, चोटी कौन सी है यहां पर? नंदा देवी मैंने आपको बताई थी, नंदा देवी, जो कि 7,817 मीटर है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में, ठीक है ना, सतलज से लेकर काली नदी तक फैला हुआ है। ठीक है ना, ये कुमाऊं हिमालय कहलाता है, और ये लगभग 300 किलोमीटर फैला हुआ है। रिवीजन कर रहे हैं थोड़ा सा अपन। अब कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आने वाली झीलें कौन सी हैं, ये भी हमें समझना है। तो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आने वाली झीलें कौन सी हैं? अन्य चोटी भी इसके अंतर्गत आती है। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में अन्य चोटी भी है, जिसमें कि एक चोटी जो कि जिसमें कि बद्रीनाथ मंदिर है,
बद्रीनाथ मंदिर है। दूसरी चोटी केदारनाथ मंदिर की भी है, केदारनाथ मंदिर जिस चोटी पर स्थित है। साथ ही साथ त्रिशूल चोटी भी है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स को भी मैं सोच रहा हूं मैं आपको पूरा बता दूं। त्रिशूल, त्रिशूल के बाद में माना चोटी, माना के बाद में गंगोत्री चोटी, गंगोत्री यहां से की गंगा नदी का उद्गम है। और कौन सी है, यमुनोत्री चोटी, यमुनोत्री। तो ये सभी चोटियां जो प्रमुख चोटियां हैं, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारी समस्त चोटियां जो कि कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आती हैं। यमुनोत्री से यमुना नदी का उद्गम हुआ है, गंगोत्री से के गोमुख से गंगोत्री का मतलब गंगा नदी का उद्गम इस गंगोत्री चोटी से हुआ है, जो कि गंगोत्री हिमनद है, और यमुनोत्री हिमनद, वहां से जो हिमनद निकला हुआ है उस हिमनद से इन दोनों नदियों का उद्गम यहां से हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो है कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आने वाली झीलें कौन सी है। तो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आने वाली जो झीलें हैं वो है नैनीताल झील, नैनीताल जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, नैनीताल, साथ ही साथ भूमिताल और सात ताल। यहां पर सात ताल नाम की झील जिसमें कि सात ताल मिलकर यानी कि सात तालाबों को मिलकर ये झील बनी है। तो ये तीन झीलें जो कि कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आती है, नैनीताल झील, भूमिताल झील और सात ताल झील। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगली स्लाइड पर है जो कि अगला, ये भी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आ रहा है। तो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आने वाले दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो दर्रे आते हैं, ठीक है ना, एक बार फिर से मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं, जो कि सतलज नदी से लेकर, ठीक है ना, काली नदी के बीच में इसका विस्तारण है। 300 किलोमीटर का क्षेत्र है ये, 300 किलोमीटर का क्षेत्र है। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत आने वाले दर्रे हैं, दो दर्रे हैं इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो है नीति दर्रा और दूसरा है माना दर्रा। कौन सा है, नीति दर्रा और नीति दर्रा और है माना दर्रा, माना दर्रा। ये दो दर्रे हैं जो कि कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो नीति दर्रा है, नीति दर्रा से ही कैलाश मानसरोवर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो यहीं से होती है। क्योंकि इसी के ऊपर में अगर बात की जाए तो कुछ ये क्षेत्र जो है ये कैलाश पर्वत का क्षेत्र है, और यहीं पर मानसरोवर झील, मान सरोवर झील भी है। तो ये जो दर्रा है, दोनों दर्रे यहां पर मिलते हैं आपको। तो यहीं से कैलाश मानसरोवर का जो मार्ग है, जाने का रास्ता, ठीक है ना, नीति दर्रे से होकर ही गुजरता है। यहां से कि भारत में जितने भी जो टूरिस्ट होते हैं, जो यात्री होते हैं, वो कैलाश मानसरोवर के लिए जाने का रास्ता यहीं से बनाया गया है। तो यहां से जाते थे, अभी शायद और भी रास्ता बना दिया गया है। तो ये रास्ता था जहां से कि पहले जो यात्री थे वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाते थे, जो कि नीति दर्रे से होकर गुजरते हैं। तो दो दर्रे हैं इसके अंतर्गत जो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आते हैं, नीति दर्रा और माना दर्रा। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट चलते हैं। कुमाऊं हिमालय, देखिए मैंने इससे पहले आपको कश्मीर हिमालय पुराना रिवीजन कर लें, क्योंकि अब कुमाऊं हिमालय भी यहां पर खत्म हो गया। उसके बाद में यहां पर मैं आपको मैंने कुमाऊं हिमालय के ऊपर भी जानकारी दे दी और कश्मीरी हिमालय के ऊपर भी मैंने आपको जानकारी इससे पहले आपको दे चुका हूं। अब हम चल रहे हैं नेपाल हिमालय के ऊपर। नेपाल हिमालय जैसे कि मैंने आपको बताया था, कश्मीर हिमालय सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच में फैला हुआ है, जो कि लगभग 500 किलोमीटर तक का विस्तार है। और कुमाऊं हिमालय जो कि सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच में फैला हुआ है, जिसका कि विस्तार 300 किलोमीटर तक का है। अब आता है नेपाल हिमालय जो कि काली नदी से लेकर, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, काली नदी से, क्योंकि काली नदी से नेपाल की सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो काली नदी से लेकर तिस्ता नदी, कहां तक ये, ठीक है ना, इसका जो विस्तार है, अगर हम बात करें, इसका जो विस्तार है काली नदी से लेकर
तिस्ता नदी, जो कि सिक्किम के पश्चिम में कंचनजंगा जो श्रेणी है उसके पश्चिम में तिस्ता नदी यहां से निकलती है। तो ये तिस्ता नदी यहां पर मैं लिख देता हूं, तिस्ता नदी तक इसका विस्तार है। इसको मैं दूसरे कलर से यहां पे हाईलाइट करूंगा, ठीक है। ये लीजिए, रेड कलर ले लिया। ये जो क्षेत्र है, ये सॉरी अरे यार, बार बार मिस्टेक हो रही है। नेपाल हिमालय कहलाता है। ये वाला जो क्षेत्र है ये नेपाल हिमालय, और इसका जो विस्तार है ये 800 किलोमीटर। कितना है ये? 800 किलोमीटर। यहां पे से लिख देता हूं मैं पॉइंट बनाकर, काली नदी से तिस्ता नदी तक इसका विस्तार है, और ये 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है ना। जो कि उत्तराखंड की जो बॉर्डर है काली नदी, जो कि उत्तराखंड और नेपाल की बॉर्डर से काली नदी का जो क्षेत्र है जो कि नेपाल में के अंतर्गत आती है, वहां से लेकर तिस्ता नदी जो कि सिक्किम से लगा हुआ क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र, वहां तक इसका विस्तार कहलाता है। और ये नेपाल हिमालय, क्योंकि पूरा नेपाल का ही क्षेत्र है, ये 800 किलोमीटर का लंबा क्षेत्र, यहां पर इसका विस्तार है, ठीक है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो नेपाल की जो हिमालय की ऊंचाई है वो अन्य जितनी भी हिमालय है उसकी अपेक्षा ये बहुत ऊंचा है, यानी कि सबसे अधिक ऊंची चोटी अगर कहीं पाई जाती है तो वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही पाई जाती हैं, जिसमें कि माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और अन्य चोटियां भी हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक रहिएगा, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। मैं एक एक पॉइंट्स आपको यहां पर पूरा क्लियर कर दूंगा। इसके बाद में आपको कहीं से भी कुछ भी ऐसा पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो समझिएगा इसको। तो नेपाल हिमालय की बात की जाए तो नेपाल हिमालय की ऊंचाई समस्त जितना भी पूरा हिमालय है उससे सबसे अधिक ऊंचाई जो है वो नेपाली हिमालय के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। और सबसे अधिक चोटियां, जो ऊंची चोटियां हैं वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही स्थित है, ठीक है। अब चलते हैं इसमें सबसे अधिक चोटी, यानी कि ये नेपाल हिमालय जो कुमाऊं हिमालय है, ठीक है ना, यानी कि पंजाब हिमालय भी बोल सकते हैं अपन, पंजाब या फिर कुमाऊं, ठीक है ना, इन दोनों से की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, या फिर कह सकते हैं कि सबसे ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। नेपाल हिमालय की अगर चौड़ाई और उसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम है, यानी कि अन्य हिमालय की अपेक्षा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पश्चिमी हिमालय की जो चौड़ाई है वो पूर्व की तरफ में कम होती चली गई है। पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई ज्यादा है, जो कि 250 से लेकर 400 किलोमीटर के अंतर्गत आती है। जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ में आगे बढ़ते हैं, पूर्व की तरफ में यानी कि अरुणाचल प्रदेश की तरफ में आगे बढ़ते हैं, तो हिमालय की जो चौड़ाई है वो कम होती चली गई है। तो यहाँ पर चौड़ाई कम है। और यहाँ की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है, ये 800 किलोमीटर। और इसका जो पूरी चौड़ाई और लंबाई के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 1,16,800 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। 1,16,800 स्क्वायर किलोमीटर में इसका पूरा विस्तार है, फैला हुआ है ये नेपाल के अंतर्गत, जिसमें कि समस्त सबसे ऊंची चोटियां इस नेपाल क्षेत्र के अंतर्गत ही आती हैं। तो ये पॉइंट आपके मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ में, जिसे कि हम एक एक करके समझेंगे। नेपाल हिमालय, इस हिमालय के अंतर्गत जो हिमालय आते हैं उनको क्या क्या कहते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत जो हिमालय आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तिस्ता नदी से लेकर काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक इसका विस्तार है, और ये 800 किलोमीटर तक है, फैला हुआ है, ठीक है ना। 800 किलोमीटर का इसका पूरा क्षेत्र है। तो इसके अंतर्गत जो आते हैं हिमालय, तो उसमें सबसे पहले अगर हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय तो आता ही है, ठीक है ना, लेकिन अन्य हिमालय भी इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि सिक्किम भी आता है, ठीक है ना। सिक्किम
हिमालय भी आता है, जिसको कि सिक्किम के अंतर्गत सिक्किम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत आने वाला अगला जो हिमालय है, जैसे कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये भूटान कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो बाजू में लगा हुआ देश गड्ढे में लगा दिख रहा है आपको, ये जो है ये भूटान है। तो भूटान का जो क्षेत्र है, इसको भूटान हिमालय के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भूटान हिमालय, जो कि हिमालय नेपाल हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत ही माना जाता है। अगला जो है उसके नीचे वाला क्षेत्र, जो कि भूटान के नीचे में यहां पर लगा हुआ ये वाला जो क्षेत्र है, ये बंगाल का हिमालय, जो कि पश्चिम बंगाल में आता है। अपना जो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय के रूप में जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो हिमालय है, वो दार्जिलिंग हिमालय। भूटान के अंतर्गत आने वाला हिमालय भूटान हिमालय, और सिक्किम के अंतर्गत आने वाला हिमालय सिक्किम हिमालय कहलाता है। और ये पूरा का पूरा हिमालय नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अगला पॉइंट, नेपाल हिमालय के अंतर्गत आने वाले दर्रे कौन कौन से हैं? ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दो दर्रे पड़ते हैं यहां पर, नाथुला और जिलेपला। ये दो दर्रे यहां पर पड़ते हैं। ठीक है, ये दोनों दर्रे कहां पर हैं? सिक्किम में आते हैं। सिक्किम से ये दोनों दर्रे कहां पर जाते हैं? ल्हासा के लिए, ल्हासा जो कि तिब्बत में है, ठीक है ना, उसका ये मार्ग बनाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको अलग पॉइंट से समझें तो यहां पे मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहेगा, एक एक पॉइंट क्लियर होगा यहाँ पर हिमालय का। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अगर हम ये वाले पॉइंट की बात करें, जो कि पश्चिमी पॉइंट कहलाता है, ये पश्चिमी पॉइंट आपका नाथुला दर्रा कहलाता है, और पूर्वी पॉइंट जो है जिलेपला दर्रा कहलाता है। पूर्वी दर्रा जिलेपला दर्रा, पश्चिमी दर्रा नाथुला दर्रा कहलाता है। ठीक है, और ये दोनों दर्रे ल्हासा के मार्ग के लिए रास्ता बनाते हैं, यानी कि ल्हासा के लिए ये रास्ता जाता है। ल्हासा जो कि तिब्बत का एक नगर है, तिब्बत का एक क्षेत्र है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। नेपाल हिमालय जो कि 800 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, इसके अंतर्गत आने वाली, जो कि काली नदी से लेकर, बार बार रिवीजन करूंगा, आपको याद हो जाएगा यहीं पर, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेपाल से तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। इसमें जो प्रमुख चोटियां आती हैं वो बिल्कुल मैं ऑर्डर से समझा रहा हूं, जिसको कि हम पश्चिम से पूर्व की तरफ में काउंट करेंगे। पश्चिम में सबसे पहली चोटी धौलाधर। कौन सी चोटी है? धौलाधर नहीं, धौलाधर तो हिमाचल में है। धौलागिरी चोटी जो कि सबसे पश्चिम में पहली चोटी नेपाल के अंतर्गत आती है। इसकी जो ऊंचाई है वो अलग कलर से, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कलर लेता हूं जिससे कि आपको क्लियर होगा। इसकी ऊंचाई जो है 8,167 मीटर है। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको इनकी ऊंचाइयों के बारे में बताया है। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको हिमालय के निर्माण की पूरी जानकारी अच्छे से क्लियर हो जाएगी और एक भी पॉइंट्स आप मिस नहीं करेंगे और हिमालय को पूरी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और आप अपने नोट्स भी मेरी इन वीडियो के माध्यम से बना सकते हैं। तो धौलाधर जो कि सबसे पश्चिम में, अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं तो सबसे पहली नेपाल की जो चोटी पड़ती है वो धौलागिरी चोटी पड़ती है, जो कि 8,167 मीटर ऊंची है। उसके बाद में आती है अन्नपूर्णा चोटी। ठीक है ना, पॉइंट बनाते जाऊंगा। पहली चोटी, दूसरी चोटी बनती है वो अन्नपूर्णा चोटी है, जो कि 8,063 मीटर ऊंची चोटी है। तीसरी चोटी जो है वो सबसे ऊंची चोटी पूरे विश्व की माउंट एवरेस्ट चोटी, जो कि 8,849 मीटर ऊंची है। उसके बाद में उससे लगी हुई चोटी जो कि मैकालू है, जो कि 8,470 मीटर ऊंची है। उसके बाद में कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य के अंतर्गत आती है, अपने भारत के अंतर्गत। नेपाल जो कि भारत से लगा हुआ दूसरा देश है, राष्ट्र है, उसके अंतर्गत की चोटियां ये 4 चोटियां आ गई। 5वीं चोटी जो सिक्किम के अंतर्गत आती है, जो कि भारत का राज्य है, कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई
8,598 मीटर है। तो ये चोटियां नेपाल का जो हिमालय है, नेपाल के हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो कितनी हो गई? 5 चोटियां छोटी। ठीक है ना, एक ज्यादा मैंने बना दिया यहाँ पर। ठीक है ना, 5 चोटियां हैं जो कि नेपाल के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, धौलाधरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मैकालू और कंचनजंगा, ये प्रमुख चोटियां जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती हैं। और इनके ऑर्डर के बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पश्चिम से पूर्व तक कौन कौन सी चोटियां हैं, इनका ऑर्डर बताएं आप। इस तरीके के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार किसी एक चोटी की ऊंचाई भी पूछ ली जाती है। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया सबसे पहले, क्योंकि खत्म हो गया आपका नेपाल हिमालय। ठीक है ना, कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय मैंने पहले आपको बताया। उसके बाद में बताया था आपको कौन सा? कुमाऊं हिमालय। फिर बताया था आपको यहां से लेके यहां तक का ये नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। जिस तरीके से यहाँ पर है, अन्य नदियों के बारे में इसमें जानकारी आपकी सम्मिलित नहीं है, जिसमें कि घग्गर नदी है, तिस्ता नदी मैंने आपको बता दी, और भी नदियां हैं जो कि यहाँ से होकर बहती हैं, जिनको कि हम अगली वीडियो में यहाँ पे की नदियों के बारे में, हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उसके बारे में मैं आपको जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप पूरा मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन अभी इसमें मैं जितनी भी चोटियां हैं जो हिमालय है उसके बारे में प्रमुखता से ले रहा हूं, इसलिए उसको आप पहले समझ लें, जिससे कि आपको कंफ्यूजन किसी भी एक पॉइंट पर नहीं होगा। अब चलते हैं अपन आसाम हिमालय के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है आसाम हिमालय, जो कि नेपाल हिमालय के बाद में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो शुरुआत है ये तिस्ता नदी से लेकर इसका विस्तार है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि नामचब अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, या फिर इसको बोलते हैं मीसमी पहाड़ी से यू टर्न लेते हुए ये जब भारत में प्रवेश करती है, वहां तक इसका जो विस्तार है, इसको मैं अलग कलर से यहां पर हाईलाइट कर देता हूं, जिससे कि आपको समझने में अच्छे से आसानी हो पाएगी। ये वाला जो क्षेत्र है ये असम हिमालय कहलाता है। तो ये असम हिमालय का जो विस्तार है ये तिस्ता नदी से, यहां पे लिख रहा हूं मैं, तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। और इसको क्या कहते हैं? आसाम हिमालय के अंतर्गत आने वाला ये हिमालय कहलाता है। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं ये भी समझना जरूरी है। तो इसका विस्तार कहां तक का है मैं यहां पे लिख देता हूं, तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक है ना, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है ये आसाम हिमालय। ठीक है, अब हम बात करें इसकी ऊंचाई की और बात कर लें इसकी स्टेट की, तो ये जो आसाम हिमालय इसके अंतर्गत कौन कौन से स्टेट या फिर कौन कौन से देश आते हैं तो ये समझ लें। तो इसमें भारत का सिक्किम स्टेट, ठीक है, भारत का सिक्किम आता है। और सिक्किम के बाद में लगा हुआ, ठीक है ना, इसमें आसाम स्टेट भारत का आता है। उसके बाद में भारत का अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, इसको एपी लिख सकता हूं, अरुणाचल प्रदेश। और अन्य राष्ट्र भूटान भी आसाम हिमालय के अंतर्गत आता है। यानी कि आसाम हिमालय का जो विस्तार है वो थोड़ा सा नीची तरफ में भूटान में भी फैला हुआ है। ये पूरा क्षेत्र जो है ये आसाम हिमालय आता है। ठीक है, अगर हम आसाम हिमालय की ऊंचाई के बारे में बात करें तो इसकी ऊंचाई, आसाम हिमालय की ऊंचाई नेपाल हिमालय की अपेक्षा कम है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, नेपाल हिमालय जो कि विश्व में सबसे ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही पाई जाती है, जिसमें कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सारी चोटियां जो मिलती हैं ये आपको नेपाल हिमालय में ही मिलती है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं। तो उसकी अपेक्षा आसाम हिमालय की जो ऊंचाई है वो कम है। ठीक है ना, तो नेपाल हिमालय से कम है आसाम हिमालय की ऊंचाई। ठीक है, नेपाल के हिमालय की अपेक्षा आसाम हिमालय की ऊंचाई जो है वो
कम है। ठीक है, तो यहां तक इतने पॉइंट्स आपने समझ लिए होंगे। अब चलते हैं अगला पॉइंट्स, जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो के। 3 क्वेश्चंस और मैंने आपको बनाकर इसमें समझाने की कोशिश की है, तो इसको भी आप समझने की पूरी अच्छी तरीके से कोशिश कीजिएगा। और कहीं पे कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इसमें, तो कमेंट्स के माध्यम से आप मुझसे बेफिक्री होकर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस के जवाब मैं कमेंट्स में भी दे पाऊं। और अन्य वीडियो भी आप मेरी मेरी प्लेलिस्ट से जाकर यहां पर देख सकते हैं, जिसमें कि मैं आपको अलग अलग टॉपिक पर कई वीडियो में ला चुका हूं। चलिए, अब असम हिमालय के अंतर्गत आने वाली चोटियों के बारे में समझ लें। अगर हम बात करें असम हिमालय में, तो प्रमुख चोटी एक ही है जो कि असम हिमालय के अंतर्गत आती है, जो आती है नामचा बरवा। नामचा बरवा, ठीक है ना। और भी बात करें तो एक मिकिर भी है, मिकिर चोटी भी इसमें आती है। डाफना की पहाड़ियां जो है वो अरुणाचल प्रदेश में आती है, जो कि असम हिमालय के अंतर्गत ही आता है। तो नामचा बरवा पर्वत जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि पश्चिमी क्षेत्र यानी कि भारत का सबसे पश्चिमी क्षेत्र जो कहलाता है, सबसे पश्चिमी क्षेत्र वो नामचा बरवा कहलाता है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है नामचा बरवा की, वो कितनी है? 7,758 मीटर। ये नामचा बरवा की ऊंचाई है। सबसे पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश में स्थित मिकिर की चोटियां, मिकिर पहाड़ियां जो असम के अंतर्गत आती हैं। डाफना जो कि अरुणाचल प्रदेश में आती है। अगला मैं लिख देता हूं, डाफना श्रेणी बोलते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत का हिस्सा ये चोटियों की श्रेणी कहलाती है, डाफना। मिकिर जो कि असम के अंतर्गत आती है। इन सभी चोटियों के बारे में जब अपन नॉर्थ ईस्ट की चोटियों के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे, जिसमें कि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी छोटा सा डिटेल मैंने आपको समझाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, असम हिमालय के अंतर्गत आने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो इसमें जो प्रमुख नदी है, सबसे पहली नदी मैंने आपको बता चुका हूं, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद में दिहांग नदी, दिहांग जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दिबांग नदी, दिहांग, दिबांग, ठीक है ना। लोहित नदी, लोहित नदी, ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। तो ये 3 नदियां जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, असम हिमालय के अंतर्गत आती हैं, और ब्रह्मपुत्र स्वयं भी आती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, दर्रे। असम हिमालय के अंतर्गत आने वाले दर्रे कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर प्रमुख रूप से 2 दर्रे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके बारे में याद कर लीजिएगा। एक दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, उसका नाम है बॉमडिला दर्रा। क्या नाम है? बॉमडिला दर्रा। और दूसरा जो दर्रा है वो है यंगयाब, यंगयाब दर्रा बोलते हैं इसको। ये 2 दर्रे हैं। यंगयाब दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में आता है, और बॉमडिला दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में आता है। तो ये 2 दर्रे हैं जो कि असम हिमालय के अंतर्गत आने वाले दर्रे हैं। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही समझाया, मैंने आप समझा पाऊंगा, जिसमें कि कंप्लीट कर दिया मैंने असम हिमालय को पूरा का पूरा आपको, जिसमें कि दर्रे भी शामिल कर लिए, नदियां भी कर ली, चोटियां भी कर ली, और अन्य भी क्लियर कर लिया। तो एक बार और रिवीजन अपन कर लेते, छोटा सा पॉइंट फटाफट क्लियर हो जाएगा, जिसको कि मैं अलग अलग कलर से आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। जिसमें कि मैंने आपको असम हिमालय यहाँ पे आपको बता दिया, तिस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ ये जो है ये असम हिमालय कहला गया। उसके बाद में यहां से काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक, ये तिस्ता नदी हो गई। ये जो है ये नेपाल हिमालय हो गया। ब्रीफ में एक बार क्लियर कर दूं आपको। और उसके बाद सतलज नदी से, सतलज से लेकर काली नदी के बीच में फैला हुआ ये जो हिमालय है, ये कुमाऊं हिमालय कहलाता है। और सतलज से लेकर सिंधु नदी तक फैला हुआ ये जो हिमालय है, ठीक है ना, ये कश्मीर हिमालय कहलाता है। ठीक है, तो ये चारों हिमालय मैंने आपको यहां पर क्लियर तरीके से समझा दिए, एक एक पॉइंट्स के साथ में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। इसी तरीके की वीडियो के साथ में आप और जुड़े रहें, लगातार मेरे चैनल को आप देखते रहें। और आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप मेरी वीडियो के माध्यम से वो पूरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए आप अभी प्रयासरत हैं। तो इसी के साथ में मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।
अगला वीडियो लेकर फिर हाजिर होऊंगा, जो कि ज्योग्राफी की इसी सीरीज पर आगे चलेगा, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी चोटियां हैं उसके ऊपर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें कि मेघालय की श्रेणी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अंतर्गत आने वाली जो समस्त प्रमुख पहाड़ियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो कहीं मत जाइएगा, मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए और अन्य वीडियो देखकर आप अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी भरपूर कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।